दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दवाई के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। जब हम आपसे बात शुरू करने जा रहे हैं तो किसान आंदोलन एक नए चरण में दाखिल होता नजर आ रहा है। नया चरण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक जो वार्ताओं के दौर हैं वो कई चले, लेकिन भारत सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, जो सरकार की तरफ से वार्ता करने के लिए अधिकृत हैं, उनके बीच और किसानों के नुमाइंदों के बीच में कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है और बहुत भरोसे का माहौल तक नहीं है। इसलिए कि सरकार पहले तो बिल्कुल उनके ऊपर इल्जाम लगा रही थी। सरकारी जो दल है यानी सत्ताधारी दल, उसके नेता उसको खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग। और मीडिया में इसको बड़े जबरदस्त ढंग से पेश किया जा रहा था, मानो एक भारत के किसानों का आंदोलन न होकर कोई भारत विरोधी शक्तियों का एक षड्यंत्र है। और मैं अभी देखा, ये बिल्कुल ताजा बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, उनका मैंने ट्वीट देखा, वो मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को भारत विरोध की गलत दिशा में ले जाने के लिए विदेशी फंडिंग से चलने वाले छोटे बड़े संगठनों की संलिप्तता पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इस तरह की बातें, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी उग्रवादी, कभी न जाने क्या क्या, और उससे भी बात नहीं बनती है अगर तो कहते हैं कि विपक्ष के षड्यंत्र से ये सब हमारी सरकार के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक स्ट्रेटजी के तहत ये सब चलाया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत किसानों के नुमाइंदों से होगी और हो रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम सरकार के लोग ये भी कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया गया है, इसलिए वो आए हैं। उनको मालूम नहीं है कि कैसे वो मालामाल हो जाएंगे इस पूरे के पूरे 3 कानूनों से। ये भी एक समस्या है कि तीनों कानूनों के बारे में सरकार चाहती है कि किसान अपने ढंग से उसको देखें, माने सरकार के ढंग से, और किसान कह रहे हैं कि सरकार उसको किसान की तरह देखे, भारत की आवाम की तरह देखे। ये एक बुनियादी फर्क है दोनों पक्षों के बीच। इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासकर न्यूज चैनल, वो पूरी तरह सरकार के प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा बने हुए हैं, या सत्ताधारी पार्टी, मैं यूं कहूंगा सत्ताधारी पार्टी के एक प्रचार का इस किसान आंदोलन के खिलाफ वो उपकरण या मंच बने हुए हैं। हमने इस बारे में 2 ऐसे लोगों से बातचीत की है जो किसान आंदोलन को नॉट सिर्फ ठीक से समझ रहे हैं बल्कि निरंतर उसको कवर कर रहे हैं। हमने एक वरिष्ठ पत्रकार जो पंजाब के हैं उनसे बात की, और दूसरे एक इस आंदोलन में बाकायदे एक सक्रिय हिस्सेदार हैं और वो छात्र हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के छात्र हैं। हमने दोनों से बात की ताकि आपको बताएं कि ये आंदोलन है क्या और मीडिया जो इसको कवर कर रहा है उसका क्या पहलू हमारे सामने चिंता का उभर रहा है। तो दोस्तों, बातचीत की शुरुआत हम रमनप्रीत से करते हैं। रमनप्रीत जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ते हैं। वो कानून की पढ़ाई भी की है और साथ में अर्थशास्त्र की भी। वो एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के, और पंजाब के गांवों में भी काम करते हैं, किसानों के बीच में उनका काम है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस पूरे किसान आंदोलन में आप एक स्टूडेंट के तौर पे, एक छात्र के तौर पे शिरकत भी कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस आंदोलन के बारे में हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका एक बड़ा हिस्सा, काफी डोमिनेंट हिस्सा, जिसको आप लोग आजकल गोदी मीडिया कह रहे हो, और मैंने देखा कि कुछ चैनलों का नाम लेकर बाकायदे किसान एक्टिविस्ट जो हैं कई जगह वहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको बिल्कुल देखो ना, ये तो बिल्कुल भोंपू बने हुए हैं, हमारे खिलाफ झूठ और जहर उगल रहे हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये कहा जा रहा है मीडिया में, सत्ताधारी दल के लोग भी कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन कहीं न कहीं से प्रेरित है, इसके पीछे कुछ गलत शक्तियां हैं। कभी खालिस्तानी शक्तियों का नाम लिया गया, कभी विदेशी शक्तियों का नाम लिया गया, शायद पाकिस्तान का भी नाम जोड़ दिया गया, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये विदेशी फंडिंग से प्रेरित है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये विपक्षी सियासी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से है। तो आपने
कैसे इस आंदोलन को देखा, क्योंकि आप तो किसान हैं नहीं, आप एक छात्र हैं, आप लगातार इसको देख रहे हैं, इसमें शिरकत भी कर रहे हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जो ये किसान आंदोलन इस टाइम पे चल रहा है, ये जो यूथ यहाँ पे है, जो लोग यहाँ पे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस समय पे जो पॉलिसी चेंज हुआ वो प्राइमरी इम्पीटस बना। ये जो पिछले 10 साल का जो पिछले जब हम कहें कि यूपीए सरकार जब ख़त्म हुई तब से जो लोगों का गुस्सा बना आ रहा था, जो नौजवानों का अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा था, जो एक टोटल गुस्सा था, वो इसमें कल्मिनेट हो रहा है। और वो जब कोरोना काल में जब हम देख रहे थे कि भाई एक जो इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों को फेस करना पड़ रहा है और उसके बाद तुरंत ये बिल आते हैं, ये मोबिलाइजेशन का पॉइंट बना। तो इस पॉइंट पे और 2-3 महीने लोग पंजाब में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस धरना प्रदर्शन में लोगों के बीच में ये एम्बेड हो गया कि ये जो बिल हैं, अगर ये बिल रहेंगे तो लोगों के हाथ में ज़मीन नहीं रहेगी, और वो पंजाब में जो एग्रेरियन इकॉनमी है उसमें वो ज़मीन ही मेन लोगों के हाथ में एक एसेट है, और वो भी उनसे छीना जाएगा और वो अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि जो ये प्रचार है कि इसको कोई अपोजिशन पार्टी चला रही है या इसमें कोई खालिस्तानी है, देखिए, जो खालिस्तानियों की बात आप करें तो ज़रूर एक सेंटिमेंट, जैसे जो बिजली का ऑर्डिनेंस है उसमें भी बहुत साफ है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ कभी भारतीय संविधान में थी, ये उसके ऊपर भी एक हमला तो है ही है। और सिख माइनॉरिटी का जो क्वेश्चन है, माइनॉरिटी इस देश में इस टाइम में कितना इनसिक्योर है, मुस्लिम माइनॉरिटी को जैसे टारगेट लगातार किए गए, सिख आइडेंटिटी को टारगेट लगातार किए गए, और इसी टाइम में जो थोड़ा बहुत भी फेडरल अंश इस संविधान में थे उनको भी ख़त्म किया गया, तो उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है और वो साफ साफ दिख रहा है। और अगर आप पूछेंगे कि ठंड में, कोरोना के वजह में, तो कोरोना के बारे में तो लोगों का ये था कि भाई कोरोना से मरेंगे उससे पहले सरकार हमें मार देगी। जैसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बन गया है उसमें एक बहुत क्लियर एक फासिस्ट नेचर मोदी का सामने आ रहा है कि किसी की सुनी नहीं जा रही है। तो लोग जब अब इस मोड में आए हैं, जो इस आंदोलन की सबसे ज़्यादा सार्थकता है वो ये है कि एक नया रास्ता दिखा रहा है। इसलिए इस सर्दी या कोरोना उस लोगों के उस जज्बे को ख़त्म नहीं कर पा रहा, कि एक नया रास्ता दिखा रहा है कि इस सरकार को, जिसने मतलब 7 साल में कभी किसी मुद्दे पे टेबल टॉक किया ही नहीं है, वो मजबूर हो गई है झुकने के लिए। कल जो पहले बोलते थे कि ये बिल वापस लिए ही जाएंगे, वो कल बोल रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। जैसे जैसे चल रहा है वो ये भी बोलेंगे कि ये वापस लिए जाएंगे। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। मोदी सरकार के लिए अभी एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कि मोदी पीछे हटेगा तो मरेगा, अगर रिप्रेशन करेगा तो मरेगा। तो मेरे हिसाब से तो लोग अब जैसे आए हैं और बिल रद्द करवाने के बाद ही वापस जाएंगे। और हमारे साथ शिविंदर सिंह हैं। शिविंदर सिंह पंजाब के एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और वो कैरवान और न्यूज़ क्लिक में लिखते हैं, और साथ में वो एक उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ वेबसाइट है पंजाबी में, उसके लिए भी वो काम करते हैं। तो मैं शिविंदर आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, इसको आप एक पंजाब के जर्नलिस्ट के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं, जब इस पर इल्जाम लग रहा है कि ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, इसके पीछे कुछ विदेशी फंडिंग है? कैसे आप इसको एनालाइज करते हैं? दिल्ली और मुंबई में बैठकर पंजाब की बातें करनी बहुत आसान है। पंजाब में आकर ही पंजाब की जो सूरत हाल है उसको आप समझ सकते हो। जो लगातार गोदी मीडिया बोल रहा है उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि जून महीने से जब से ये बिल आए हैं, सरकार ने बिल लाने की कोशिश की है, तब से पंजाब के बुद्धिजीवी अखबारों में आर्टिकल लिख के पंजाब के किसानों को सुचेत करते रहे हैं। और पंजाब के संगठन के जो जितने पंजाब के संगठन है वो अपने पैम्फलेट छुपा के उन आर्टिकलों को छोटे छोटे पैम्फलेटों में लोगों में बांटते रहे हैं, जिससे ये एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है। वो लोगों को समझाते रहे कि ये आंदोलन किस तरह आंदोलन करना जरूरी है, किस तरह ये बिल है जो अब कानून बन चुके हैं आपके लिए खतरनाक है। और जहां तक बात खालिस्तान की बात का प्रचार है, देखो पंजाब में इनको नक्सली बोलते थे भाजपा वाले, पंजाब में इनको बोलते थे कि ये तो माओवादी है। अब जब वो दिल्ली पहुंचे तो इस तरह का प्रचार हो गया। इसे देखिए कि ये आंदोलन अपने पास्ट के कौन हीरो, किस तरह के हीरो को उठा रहा है। 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन था, तो भगत सिंह का जन्मदिन इस जन आंदोलन में बड़े तौर पे मनाया गया। ये अलग बात है कि आरएसएस को भगत सिंह भी उपद्रवी लग सकता है। करतार सिंह सराबा को, उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को याद किया गया। दुल्ला भट्टी जो पंजाबियों का रोल मॉडल है उसको याद किया गया, जिसने अकबर बादशाह के साथ लड़ाई लड़ी थी किसानों को लामबंद कर। इसी आंदोलन में बंदा सिंह बहादुर को याद किया गया, जिसने अपने राज्य में छोटे किसानों को जमीनें दी थी, आम लोगों को जमीनें दी थी। इसी आंदोलन में पाश को याद किया जाता है।
इनकलाबी कवि संतराम उदासी को याद किया जाता है और नॉन पंजाबी कवि गोरख पांडे को याद किया जाता है। सो ये इस आंदोलन की फितरत है, ये इस आंदोलन का स्वभाव है। तो ये तमाम बातें गोदी मीडिया के प्रचार को ध्वस्त कर देती है। और रमन, हमारी एक बिल्कुल आपसे अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए मैं समझना चाहता हूं कि एक बात चल रही है और उसको बड़े महत्वपूर्ण ढंग से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने कहा है कि ये तीनों कानून दरअसल किसानों को मालामाल कर देंगे, लेकिन किसानों को बरगला दिया गया है। और दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये कारपोरेट और इंडिया का जो फूड ग्रेन मार्केट है उस पर कब्जा जमाने के लिए एक गिद्ध दृष्टि से जो नजर गड़ाए लोग हैं कारपोरेट, उनका कहना है कि जो ग्लोबल कारपोरेट है, बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज, उनके लिए ये कानून लाया गया है, उनकी सहूलियत के लिए लाया गया है। तो ये दो जो कंट्रास्ट हैं बिल्कुल अलग अलग, आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या किसानों की बात में दम है या बिल्कुल कम दम है और सरकार की बात में ज्यादा दम है? कैसे आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, अभी तक प्रधानमंत्री से या उनके जो नीचे मंत्री हैं उनसे ये एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा कि फ़ायदा कैसे होगा। दरअसल मोदी गवर्नमेंट ने ब्लैंक पेपर पे साइन किया था और ये बिल ड्राफ्ट भी जो बड़े कॉरपोरेट जो अब एग्री बिजनेस में आने जा रहे हैं उन्होंने ही ड्राफ्ट किए हैं, तो इसलिए उनसे ये एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा कि फ़ायदा कैसे होगा। और रही बात कि दरअसल ये ओपनिंग है, जो हम बोलें कि देसी विदेशी जो बड़े कारपोरेट हैं उनके लिए एग्रेरियन सेक्टर में ओपनिंग है कि इन बिल के जरिए ही जो मंडी बोर्ड का सारा सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाएगा, उसके ख़त्म होते ही एमएसपी ख़त्म होगा और आप किसान को छोड़ देंगे उनके तर्ज के आधार पे कि उनको कितना कीमत मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे ही मंडी बोर्ड ख़त्म होगा, जैसे इस देश में 23 फसल का एमएसपी इस टाइम पे है, एमएसपी होने के बाद भी सिर्फ मंडी बोर्ड का स्ट्रक्चर है, सरकारी खरीद का स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उनको वो कीमत मिल पा रहा है। 23 फसल में सिर्फ 2 राज्यों में और दो ही फसलें हैं, धान और गेहूं, जिनके ऊपर एमएसपी मिल रहा है। तो इस प्रकार से दरअसल ये दखल है जो शुरू हो रहा है। और दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का मसला है, उसमें आज तक कानून बनते थे जमाखोरी रोकने के लिए, अब इस नाम पे कि सरकार का दखल है जी, जमाखोरी के छूट देने का मतलब कानून वो लेके आए हैं। उन्होंने 13 फसलें जो इससे भी निकाली, जिसमें धान और गेहूँ हैं, चावल और गेहूँ हैं, और उनको खुली जमाखोरी की छूट है। इससे अब मोनोपोलाइजेशन होगी जब उन बड़े कॉरपोरेट की, तो इसके बाद वो इसकी मंडी को भी कंट्रोल करेंगे। जैसे हम सब्जियों के मामले में, आलू प्याज के मामले में आम देखते हैं, वैसा ही हम चावल और गेहूं के मामले में भी देखेंगे। तो ज़रूर है कि प्रधानमंत्री के कहने ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, किसान यहाँ पे समझ चुका है कि या तो ये बिल बचेंगे या वो बचेगा, और ये लाजमी है कि जैसे स्ट्रगल है ये बिल नहीं बचेंगे और इस बिल के साथ मोदी सरकार भी नहीं बचेगी। और दूसरी बात शिविंदर, हम ये समझना चाहेंगे कि नेशनल मीडिया की आपने बात की कि नेशनल मीडिया में कैसे कवर किया गया है क्या, लेकिन पंजाब और हरियाणा के मीडिया में, खासकर जो पंजाबी के चैनल हैं, मैं उनकी बात समझना चाहूंगा जिनकी पहुंच गांव-गांव है पंजाब के, वहां इस चैनल इस पूरे आंदोलन को और सरकार के रिस्पांस को, मीडिया को कैसे देखा जा रहा है? पंजाब और हरियाणा के जो अखबार है उनका इस कवरेज को कम से कम नेशनल मीडिया से तो बहुत अच्छी है। हरियाणा की बात करूं, नेशनल मीडिया से अच्छी रही है, उसको जगह मिलती रही है, रुख ठीक ठीक रहा है, आपको कह सकते हैं कि मिली जुली एक तरह की प्रतिक्रिया रही है। लेकिन पंजाबी अखबारों की मैं बात करूं, उनका शानदार कवरेज रहा है। यहां से ये भी बात सिद्ध होती है कि जो क्षेत्रीय पत्रकारी है, लोकल पत्रकारी है, वो सो कार्ड नेशनल मीडिया से कहीं ज्यादा जन पक्ष की हमें नजर आती है। पंजाबी अखबारों का कवरेज, पहली बात तो जो पंजाबी का मीडिया है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, पंजाबी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी बौद्धिक तौर पे अपने संपादकीय जो उसका है वो भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, लेकिन जो घटना को सही रूप में पेश करने में इस मुद्दे पे वो सही रहा है, बिल्कुल सही रहा है। और उसने मुद्दों को उठाया है, पॉजिटिव एंगल से उठाया है, किसानों की समस्याओं को बताया है कि क्या समस्या है। नेशनल मीडिया की तरह इधर उधर का प्रचार नहीं किया। डिजिटल मीडिया ने भी अपनी अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन प्रिंट मीडिया का जो योगदान है वो बहुत ही शानदार रहा। खास करके कुछ अखबारों का मैं जिक्र भी करना चाहूंगा, जैसे पंजाबी ट्रिब्यून है। पंजाबी ट्रिब्यून ने लगातार ऐसी संपादकीय लिखी है, इस आंदोलन के पक्ष में लिखी है, किसानों की समस्याओं के बारे में स्पेशल स्टोरी की है। यहां तक कि 2 हफ्ते पहले पंजाबी ट्रिब्यून ने अपने संडे वाला जो अंक है,
वो पूरी तरह किसान आंदोलन, किसान मूवमेंट जो अभी तक पंजाब में चली है, चाहे वो आजादी से पहले चली हो या बाद में चली हो, उसका इतिहास बताया है आप अपने आम पाठकों को, अपने पाठकों को, पढ़ने वालों को, कि पंजाब में ये मूवमेंट का कैसा इतिहास रहा है, वहां पगड़ी संभाल जट्टा का क्या इतिहास रहा है। ये तमाम मूवमेंटों के बारे में खुलकर उसने लिखा है। अच्छी अच्छी संपादकीय आर्टिकल आ रहे हैं और किसानों में यहां तक के वो स्पेशल अंक है, बहुत चर्चित रहा। अजीत अखबार में अच्छे आर्टिकल आए हैं। पंजाबी के 2 प्रोग्रेसिव अखबार नया जमाना और देश सेवक, ये भी बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाते रहे हैं इस समय में। और तीसरी बात शिविंदर, कि ये आंदोलन आखिर कहां जाकर ठहरता है आपके हिसाब से? क्या इस आंदोलन का जो मूल है, जो इसकी बुनियाद है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, ये कोई देशव्यापी समर्थन इसको नहीं है, तो ये आखिर इसकी क्या स्थिति बनती नजर आती है सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता का ये चरण चल रहा है? अगर ये नहीं कुछ सेटलमेंट होता है तो ये कब तक चलेगा? इसके पीछे क्या आपको कोई पृष्ठभूमि क्या नजर आती है? उर्मिलेश जी, मैं इस आंदोलन के दौरान मैंने पूरे पंजाब में मैंने दौरा किया, खास करके मालवा एरिया में मैंने किया, कैरवान और न्यूज क्लिक के लिए जो मैं स्टोरी किया था मैंने, वहां मैंने जितने भी किसानों को मिला, खासकर आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मिसाल देना चाहता हूं कि अनपढ़ किसान को भी ये पता था कि ये जो कानून है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लाई है, वो कानून हमारे लिए खतरनाक है। ये कानून हमें हमारी ही जमीन पे एक मजदूर बनाकर रख देगा, इस तरह का उसका मानना था। पंजाब एक देश का वह राज्य है जहां किसी एक ही परिवार में एक व्यक्ति तो गांव में रहकर खेती करता है, दूसरा व्यक्ति विदेश में है। वो विदेश वाले व्यक्ति के पास ये तजर्बा है कि वहां विदेशों में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है उसे क्या नुकसान हुआ है, उसका किसानी को क्या नुकसान हुआ है, वो वाला तजर्बा पंजाब के किसान को बहुत अच्छी तरह से पता है। और पंजाब के किसान कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी आश्वासन दबा रहे हैं कि नहीं जी ये तो बहुत अच्छा कानून है, आपकी जो आमदनी बढ़ जाएगी, वो उसको भी जानता है। पंजाब के किसान को जब मैं मिला, चाहे वो औरत थी चाहे मर्द किसान था, उसकी यही कहना था कि प्रधानमंत्री ने तो पहले कितने झूठ बोले हैं, हम उन पे यकीन कैसे कर लें। और ये जो यकीन है वो खुद कह रहे हैं कि पहले तो सरकार ये करेगी, हमें कुछ पैसा अच्छा देगी, हमें उसका हमारी जो लागत का मूल्य देगी अच्छा, पर ये खेल 2-3 साल तक चलेगा, उसके बाद में उसी तरह का हो जाएगा। वो अपनी जो पॉलिसी है, उदारीकरण की पॉलिसी है, वो लगातार हमारे पे थोपेगी, जिससे हमारी किसानी एक बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी, हमारी किसानी तबाह हो जाएगी। उसको सबसे बड़ी बात अपनी किसानी की तबाह होने की है, अपने ही खेतों में मजदूर बनने की है। वो चाहता है कि जो मंडी सिस्टम है, मंडी सिस्टम में बहुत सारी बुराई हो सकती है, लेकिन फिर भी ये मंडी सिस्टम अब तक, क्योंकि अभी कोई इसका अल्टरनेट नहीं आया, तब तक ये मंडी सिस्टम हमारे हित में है। और जो प्राइवेट कंपनियां आएगी वो हमें कहीं ना कहीं तबाह कर देगी, इस बात को लेकर वो सुचेत नजर आ रहा है। यही सुचेतना उसकी इस जन आंदोलन में भी दिखाई दे रही है। मुझे वो बरगलाया हुआ कम से कम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी और ये दोनों लोग अपने दिल्ली स्थित या नोएडा स्थित स्टूडियो में बैठ के नहीं, बल्कि बाकायदा ये गांव में घूम रहे हैं, ये धरना स्थल पर भी हैं, और ये वे लोग हैं जिन्होंने किसान मामलों के विशेषज्ञों से भी जिनका संपर्क है। आपने इनकी बात सुनी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये किसानों का जो आंदोलन है और जो किसान 3 कानूनों पर जो ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि ये किसानों से पूछे बगैर कानून लाया गया है। और सच ये है कि बजट हो चाहे कोई और बड़ी जो नीतियां निर्धारित होती हैं सरकार की, वो उसके पहले बात करती है, कारपोरेट से बात करती है, इंडस्ट्री से बात करती है। ये 3 कानून आ गए, इसके पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था, सरकार ने कभी बात नहीं की किसानों से। तो आखिर किसानों के कानून के लिए कारपोरेट से बात तो सरकार कर सकती है, लेकिन किसानों से नहीं कर सकती है। लेकिन मीडिया में अगर आप जाइए तो इस किसान कृषि कानून पर कोई बात ही नहीं हो रही है। इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें क्या क्या इसके प्रावधान है, उसके इम्प्लीकेशन क्या है, मीडिया ये नहीं बता रहा है। मीडिया सिर्फ ये बता रहा है कि ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, ये केवल सीमित है पंजाब तक, इनके पीछे कोई विदेशी फंडिंग है, ये इनको मालामाल कर देगा कानून। ये सारी चीजें मीडिया
जैसे लगता है कि रिपीट कर रहा है, किसी कोई कही बात को दोहरा रहा है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप निर्णय करें कि ये किसान आंदोलन है क्या, किसके लिए है, और क्या इसका जो एक इसके बारे में जो बातें कही जा रही हैं मीडिया में और सत्ता द्वारा, उसका क्या मतलब है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।